नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं रोस्टीन रोडान महोदय के द्वारा प्रदान की गई बिग पुश थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बिग पुश थ्योरी रोस्टीन रोडान महोदय के द्वारा क्यों प्रदान की गई थी, इसका बेसिक आधार क्या था। तो यहाँ पर बता दें, जैसा कि हम जानते हैं कि जो अल्पविकसित देश होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं, जो गरीब देश होते हैं, तो वो वह देश किस प्रकार से अपनी तरक्की कर पाए, किस प्रकार से जो अपनी आर्थिक अवस्था है, वह जो गरीबी की अवस्था है, जो जो पिछड़ी हुई अवस्था है, उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ पाए और विकसित देशों की राह में, विकसित देशों की जो कतार है, उसमें खड़े हो पाए। तो इसलिए यह इन जो रोस्टिन रोडान महोदय हैं, उनकी थ्योरी का प्रमुख आधार यही था कि जो विकासशील देश किस प्रकार से अपनी आर्थिक गति बढ़ा पाए, वह किस प्रकार से विकसित देशों के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल पाए। तो इसलिए रोस्टिन रोडान की जो थ्योरी है, वह गरीब देशों के संदर्भ में रची गई थी। ठीक, तो गरीब देशों की जो विशेषता होती है, जो पिछड़े हुए देश होते हैं, जैसे जैसे भारत एक विकासशील देश है, तो भारत जैसे देशों की विशेषता होती है कि यहाँ पर जो इनकम होती है वह लो होती है। यहाँ के लोग बहुत ही गरीब होते हैं, एक गरीबी के दुष्चक्र में फंसे होते हैं। यहाँ पर एक गरीबी का बीसीएस सर्कल होता है, यानी कोई व्यक्ति जो है वह प्रमुख रूप से भारत जैसे विकासशील देश में या फिर कोई अन्य विकासशील देश रहेगा, वह किसी प्रकार की इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं लगा रहेगा, बल्कि वह प्राथमिक क्रियाओं जैसे कृषि, खनन इत्यादि जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, या फिर तो कुटीर उद्योग इत्यादि क्रियाओं में लगे हुए होते हैं। तो इन जो मतलब जो इनमें जो इनकम होती है वह बहुत ही कम होती है, इसलिए इन देशों में गरीबी का स्तर बना रहता है। इसलिए जो रोस्टिन रोडन रोडन महोदय थे, तो रोस्टिन रोडन महोदय का मानना था कि यदि किसी देश को तरक्की करनी है तो उसके लिए बिग पुश की आवश्यकता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि बिग पुश क्या है। तो बिग पुश वह है, एक एक प्रकार का बिग इन्वेस्टमेंट है। बिग एक प्रकार की जो हमारी जो सरकारें होती हैं, तो सरकारों के द्वारा उस देश की आर्थिक तरक्की के लिए, किसी देश की आर्थिक प्रगति के लिए जो उस देश की सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, वह इन्वेस्टमेंट के माध्यम से की जा सकती है। क्योंकि यदि आर्थिक व्यवस्था को यदि तरक्की के राह पर लाना है, तो प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं जिनमें खनन या फिर कृषि इत्यादि से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि यदि आपको तरक्की करनी है तो इस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा, एक प्रॉपर तरीके से बिग बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलनी होंगी, उद्योग लगाने होंगे, ताकि जो कृषि क्षेत्र में जो अत्यधिक दबाव पड़ा हुआ है, उस क्षेत्र के जो प्राथमिक क्षेत्र में दबाव पड़ा हुआ है, उस क्षेत्र से हटकर लोग, जो बेरोजगार लोग हैं, वह उद्योगों में लग पाए और अपनी रोजगार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। इससे क्या होगा, जो गरीबी का दुष्चक्र इन छोटे छोटे देशों में, इन जो गरीब देश हैं, इनमें विद्यमान है, वह दूर हो पाएगा। क्योंकि यदि मान के चलिए कोई व्यक्ति यदि गरीब है, तो उसकी इनकम कम होगी, और इनकम कम है जो कि, परंतु उसके पास में, यदि उसके पास में वह माहौल नहीं है, वह उसके पास में एटमोस्फेयर नहीं है कि वहाँ के उस देश में फैक्ट्रियां नहीं है, कंपनियों का अभाव है, तो वह व्यक्ति रोजगार प्राप्त नहीं कर पाएगा, और रोजगार प्राप्त नहीं कर पाएगा तो पुनः उसकी इनकम कम रहेगी, और इस प्रकार से वह गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहेगा। और गरीब यदि इनकम कम होगी, तो इनकम यदि उसके पास कम होगी तो वह सेविंग भी नहीं कर पाएगा, सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने जो कैपिटल आउटपुट रेशियो के विषय में चर्चा पिछले अध्यायों में की थी, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि वहां पर जो बिग पुश करने वाला है, जो बिग पुश जैसा कि थ्योरी का नाम है, तो बिग पुश का तात्पर्य है बिग इन्वेस्टमेंट। बिग इन्वेस्टमेंट यानी बड़ी, आप आइए, मतलब जो सरकार है, सरकार से रोस्टी रोडान का कहने का तात्पर्य यह है कि सरकारों के द्वारा बिग पुश करना होगा, बड़े तरीके से इन्वेस्टमेंट करना होगा अलग अलग क्षेत्रों में। ऐसा नहीं है केवल एक क्षेत्र में बिग पुश करना होगा, बिग बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा। क्योंकि सबसे पहले तो जो रोस्टी रोडान थे, तो उन्होंने जो अल्पविकसित देश, जो गरीब देश हैं, उनकी तरक्की के लिए सबसे पहले वहाँ की सरकार है, वहाँ की सरकारों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी, वहाँ की सरकार को दायित्व लेने की बात कही थी। क्योंकि वहाँ पे जो निजी व्यक्ति होते हैं, तो निजी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, मतलब ऐसे क्षेत्र में हाथ डालना पसंद नहीं करते जहां पर पैसे डूबने की उम्मीद है। आप मान के चलिए, यदि कोई निजी इन्वेस्टर है, जिस व्यक्ति के पैसा है, जैसे अंबानी, अडानी या फिर भारत की परिप्रेक्ष्य बात करें, तो इनके पास में पैसा है, परंतु उस पैसे का इस्तेमाल वह उस क्षेत्र में नहीं करेंगे जहां पर उनको घाटा हो सकता है। तो यदि एक अल्पविकसित देश है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर सुविधाओं का अभाव होगा,
वहाँ की जो तरक्की होगी, वहाँ पर सड़कें नहीं होंगी, वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी, वहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं होगी, वहाँ पर सिंचाई जल की सुविधा नहीं होगी। तो इस प्रकार से ब्रिज नहीं होंगे, हाईवे कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो बेसिक संरचना है, जो आधारभूत संरचना है, उसका अभाव होगा। तो इस आधारभूत संरचना के अभाव में क्या होगा, जो कोई भी मतलब इन्वेस्टर रहेगा, तो इन्वेस्टर उस देश में अपने पैसे लगाना पसंद नहीं करेगा, उस क्षेत्र में अपने पैसा लगाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको विश्वास है कि जब किसी देश में जो सुविधाएं नहीं है, उसके पास में बंदरगाहों का अभाव है, उसके पास में तेज स्पीड वाली रेलगाड़ियों का अभाव है, जो माल कच्चे माल को ढो सके, तो इस प्रकार से वह व्यक्ति क्या करेगा, उस देश में कंपनी नहीं लगाएगा, बल्कि वहां पर कंपनी लगाएगा। जैसे यदि मान के चलिए, उदाहरण के लीजिए, चीन और भारत दो देश हैं, तो दोनों की जनसंख्या अधिक है, परंतु यदि यदि कोई इन्वेस्टर होगा, यदि कोई इन्वेस्टर पैसे लगाना चाहेगा, तो वह भारत में पैसे नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि भारत के पास ना तो अच्छे बंदरगाह हैं, ना तो वहाँ पर उतनी अच्छी संचार की सुविधाएं हैं, ना तो वहाँ पर कम्युनिकेशन की साधन है, ना पर वहाँ के लेबर ऐसा है जो कि पढ़ा लिखा हुआ है, शिक्षित है, कौशल है। तो इस प्रकार से वह चीन में अपना पैसा लगाना पसंद करेगा, क्योंकि उसे पता है कि चीन के पास में अच्छी तकनीक है, अच्छी गुणवत्ता है, अच्छी आधारभूत सुविधाएं हैं, जिससे क्या होगा, उसको वहां पर चीन देश में लाभ होगा, परंतु भारत में लाभ नहीं होगा। तो इसलिए यदि किसी देश को तरक्की करनी है, तो निजी क्षेत्र के भरोसे नहीं बैठना होगा, क्योंकि निजी क्षेत्र यदि यदि बड़ी बड़ी जैसे रेलगाड़ियों का विकास करना है, रेल क्षेत्र में पैसा लगाना है, या फिर कोई बड़ी बड़ी आधारभूत जैसे लौह इस्पात उद्योग खोलना है, तो यह उद्योग प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं खोलते हैं, क्योंकि प्राइवेट लोगों के पास में धन का अभाव होता है। परंतु जो सरकारी क्षेत्र होता है, तो सरकारी क्षेत्र के पास में सरकार को यह दायित्व है, सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह जो सरकार है, सरकार विभिन्न प्रकार से विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से क्या करे, अपने जो जो इन्वेस्टमेंट। तो इस प्रकार से जो रोस्टिन रोडन महोदय हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर इन देशों में सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी, और एसओसी एसओसी यानी सोशल और ओवरहेड कॉस्ट का इस्तेमाल करना होगा, और जो जो वहाँ की जो आधारभूत सुविधाएं हैं, उनको बढ़ाने के लिए वहाँ की जो बेसिक फैसिलिटी है, वहाँ के जो आम नागरिकों का जनजीवन है, उसको विकसित करने का प्रयास करना होगा। तभी क्या होगा, वह देश है, वह तरक्की की राह पर लौटेगा, वह विकास की पटरी पर आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि वहाँ उस देश में जो रोशनी रोडार महोदय है, उसके द्वारा बताया गया है कि 3 प्रकार की इंडिजिबिलिटी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो मतलब प्रमुख रूप से मतलब जो रोशनी रोडार महोदय है, उनके द्वारा कहा गया है कि जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज है, तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या मतलब, एक्सटर्नल इकोनॉमीज के माध्यम से ही उस देश का विकास हो सकता है। तो इस एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या है, तो यह जो समझना है, यह मतलब रोशनी रोडान की थ्योरी में प्रमुख तथ्य के रूप में, प्रमुख सिद्धांत के रूप में रोशनी जो जो एक्सटर्नल इकोनॉमी है, उसको शामिल किया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर तो जो गरीब देश है, जो पिछड़ा हुआ देश है, वहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज है, उस फैसिलिटीज का अभाव है, परंतु उसको कैसे विकसित किया जाए, तो रोशनी रोडान ने कहा है, तो जो जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज है, उनका विस्तार किया जाए। जैसे किसी देश में जो वहाँ की जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को सरकार के द्वारा जो सुविधाएं देने का प्रयास किया जाए, उनको विभिन्न प्रकार के रोजगार देने का प्रयास किया जाए, उनको शिक्षित करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि उनके पास में संसाधनों का अभाव है। वह इस प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं कि वह स्वयं से तरक्की नहीं कर सकते हैं, बल्कि उन्हें अपने विकास के लिए किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है। तो सरकार ही वह जो संस्था है, जो उनके विकास के लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षिक योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की चिकित्सा योजनाओं के माध्यम से, जो चिकित्सा या फिर शिक्षा या फिर जो वहाँ पर कम्युनिकेशन या फिर अन्य क्षेत्रों का विकास कर सकती है। क्योंकि जब तक यदि कोई गरीब व्यक्ति है, उसको यदि तरक्की करनी है, तो सरकारी सहायता उसको नहीं मिलेगी, तो वह तरक्की नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो रोशनी रोडान है, तो उनके द्वारा किसी देश की तरक्की करने के लिए उनके द्वारा कहा गया है कि उस देश में जो स्किल एनहेंसमेंट जो प्रोग्राम चलते हैं, यानी जो कौशल संवर्धन योजना चलती है, तो मतलब उनका एक विशेष परिप्रेक्ष्य है, विशेष उनका लाभ है। क्योंकि आप मान के चलिए, जो जो विभिन्न प्रकार के सिविल लगाए जाते हैं, जिनमें
जो लोग हैं, लोगों को प्रशिक्षण करने का प्रयास किया जाता है, लोगों को कौशल देने का प्रयास किया जाता है, लोगों को जो विभिन्न आधुनिक जो सुविधाएं हैं, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उनसे परिचित करवाया जाता है और यह कार्य केवल सरकार के द्वारा निःशुल्क तरीके से करवाया जाता है। इसका अपना महत्व है। रोस्टी रोडान महोदय ने इस जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो संसाधन अनुसंधान या रिसर्च के क्षेत्र में जो कार्य किए जा रहे हैं, उसको बहुत ही प्राथमिकता दी है, क्योंकि इनका इकोनॉमिक क्षेत्र में कोई महत्व नहीं है। यानी यह एक्सटर्नल इकोनॉमी से, यदि ये कोई देश संसाधन अनुसंधान कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो इसका आर्थिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव है, यह रोस्टीन रोडान की थ्योरी से समझा जा सकता है। क्योंकि यह क्षेत्र तो इकोनॉमी से पूरा बाहर है, परंतु यदि कोई देश इस प्रकार की तकनीक ईजाद कर लेता है, इस प्रकार की संसाधन ईजाद कर लेता है कि मान के चलिए अभी कोई वही कार्य लेबर के माध्यम से किया जा रहा था, अब वह कार्य अचानक से बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से किया जाएगा, तो इस प्रकार से यदि वहां पर वह देश यदि इन एक्सटर्नल इकोनॉमीज पर यदि एक्सटर्नल चीजों पर पैसा खर्च नहीं करेगा, तो वो किस प्रकार से गति कर पाएगा। जैसे आप विकसित देशों को देखिए, तो उनके पास में इतनी व्यापक तकनीकें होती हैं, इतनी विशाल सुविधाएं होती हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि वही कार्य वही वस्तु को बनाने के लिए भारत जैसे देशों में 10 रुपए लागत आती है, तो वहां पर वह कार्य 2 रुपए में हो जाता है। तो इस प्रकार से वहां की जो प्रोडक्शन लागत होती है वह बहुत ही कम होती है, क्योंकि वहां पर जो एक्सटर्नल फैक्टर है, यानी जो जिनका इकोनॉमिक क्षेत्र में बहुत ही कम योगदान है, तो उनके माध्यम से उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्यों से, कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से, गरीबों के कल्याण योजनाओं के माध्यम से, जो जो गरीबी क्षेत्रों में शिक्षा योजनाओं के माध्यम से, चिकित्सा योजनाओं के माध्यम से, जो सरकार है, सरकार ही केवल जो वहाँ के लोग हैं, जो मानव जो संसाधन है, उसका विकास कर सकती है। क्योंकि इनके द्वारा रोस्टी उड़ान है, तो इनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो यदि उस देश को, यदि कोई विकासशील देश है, कोई पिछड़ा हुआ देश है, यदि उसको तरक्की करनी है, तो वहां तरक्की करने के लिए बिग पुश की आवश्यकता है। जैसा कि थ्योरी में कहा गया कि बिग पुश, तो बिग पुश का तात्पर्य है कि बिग इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि किसी एक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट ना हो, केवल शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट ना हो। ऐसा ना करे सरकार कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही अपना योगदान दे, बल्कि चिकित्सा को भी बढ़ाए और संचार सुविधाओं को भी बढ़ाए, वह वहां पर फैक्ट्रियां भी लगाए, वहां के लोगों को रोजगार भी दे, वहां की रिसर्च जो रिसर्च के प्रोग्राम चल रहे हैं उनको भी बढ़ावा दे। क्योंकि बिग इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और वह इन्वेस्टमेंट किसी एक क्षेत्र में आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न सेक्टरों में उसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि जितने भी रोस्टी रोडान ने कहा है कि जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं वह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यानी एक आर्थिक क्रिया अपने स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्रियाएं, यानी एक प्रकार का गुच्छा बना हुआ है, एक चेन बनी हुई है। एक 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 किसी एक सेक्टर में यदि मान के चलिए महंगाई बढ़ जाती है, तो उसका प्रभाव दूसरे सेक्टर पर जरूर पड़ता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो हमारी सरकार जो विभिन्न प्रकार की, यदि आप देखिए शेयर बाजार में यदि उछाल आता है, तो क्या होता है, हमारी जो हमारी इकोनॉमी है वह बूम कर जाती है, वह आगे बढ़ जाती है। तो जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वह एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। मान के चलिए एक कंपनी लगी है, तो कंपनी लगने से केवल, यदि मान के चलिए महाराष्ट्र में यदि किसी कंपनी का विस्तार हुआ है, कभी कोई कंपनी लगाई गई है, तो उसका प्रभाव ये होगा कि बिहार के मजदूर भी आएंगे और उस कंपनी में कार्य करेंगे, विदेश से लोग भी आएंगे, विदेश से सीईओ भी आएंगे और उस कंपनी में कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वह एक दूसरे से उलझी हुई होती हैं, वह एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। यदि तो इसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि जो सरकार है, सरकार को आवश्यकता है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में अपने इन्वेस्टमेंट करे, परंतु इन्वेस्टमेंट छोटे मोटे तौर पर इन्वेस्टमेंट ना करे, बल्कि एक मैसिव तरीके से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करे। क्योंकि छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो यदि गरीब देश है, विकसित देश है, तो वहां पर हर क्षेत्र में क्या होगा, जो सुविधा है उसका अभाव होगा। इसलिए हर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, और ऐसा नहीं छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि होलसेल लमसम इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। और एक प्लान तरीके से, एक प्लानिंग करके, एक पूर्व योजनाबद्ध तरीके से सरकार को आवश्यकता है कि वहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ के उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिल पाए, उनको एक जो जीवन जीने के लिए, वहाँ की उनको गरीबी दूर करने के लिए एक प्रमुख सरकार का सहायता मिल पाए, बिग पुश मिल पाए। क्योंकि यदि उसको तरक्की करनी है, देश को आगे बढ़ना है,
तो उसको बिग पुश की आवश्यकता है, बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, छोटे मोटे टुकड़ों से बिट बाय बिट काम कर चलने वाला नहीं है, बल्कि एक तरफा रूप से बड़े धक्के की आवश्यकता है, ताकि वो बिग पुश के माध्यम से संपूर्ण इकोनॉमी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो वह एक साथ कार्य कर पाए, वह एक साथ आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स की इन्होंने बात की है कि एक्सटर्नल फैक्टर के माध्यम से जो इकोनॉमी है उसकी तरक्की की जा सकती है, उसका विकास किया जा सकता है। और इन्होंने बैलेंस ग्रोथ की बात की है कि सभी तरीके से एक बैलेंस, एक संतुलन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि आपको तरक्की करनी है तो आपको संतुलन की आवश्यकता होती है। यदि आप मान के चलिए भारत 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में से यदि आप महाराष्ट्र राज्य को यदि केवल संपूर्ण सुविधाएं दे देंगे तो केवल काम चलने वाला नहीं है, बल्कि सभी राज्यों को सभी क्षेत्रों में हमें उद्योग को लगाने की आवश्यकता है, सभी क्षेत्रों में निवेश करने की आवश्यकता है, सभी क्षेत्रों में विकास करने की आवश्यकता है। इसलिए इनके द्वारा कहा गया है कि जो तरक्की यदि यदि अल्पविकसित देश हैं वो अपना विकास करना चाहते हैं, गरीब देश अपनी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक प्रकार से बैलेंस स्ट्रेटजी, एक प्रकार से प्लान्ड स्ट्रेटजी को अपनाने की आवश्यकता रहती है। इसके पश्चात रोस्टी लोडन महोदय के द्वारा अपने इस थ्योरी में बात की गई है विभिन्न प्रकार की, जो यहाँ पर मतलब जो अल्पविकसित देश हैं, तो अल्पविकसित देशों में क्या होता है, डिमांड की क्या पाई जाती है, एक प्रकार की इनविजिबिलिटी सी पाई जाती है। जैसे मान के चलिए इंडिविजिबिलिटी पाई जाती है, तो इसका तात्पर्य है कि मान के चलिए जो गरीब देश है, तो गरीब देश होगा तो वहाँ के लोग भी गरीब होंगे, वहाँ के जो नागरिक रहेगा उसकी इनकम भी कम होगी। अब मान के चलिए उसको घर बनाना है अपना, तो घर बनाने के लिए क्या करेगा वह, जो उसके पास में इतने पैसे नहीं होंगे वो एक ही साथ में अपना घर बना ले, तो यह वह क्या करेगा, सबसे पहले यदि 1 लाख रुपए में घर बनना है परंतु उसके पास में केवल 50,000 रुपए है, तो 50,000 रुपए के माध्यम से वो अपनी दोनों दीवार खड़ी करवा लेगा, 2 दीवार के माध्यम से, परंतु छप्पर नहीं लगवा पाएगा। तो इससे क्या होगा, इस प्रकार की इनविजिबिलिटी से क्या होता है कि वह जो उसके पास में छप्पर नहीं होगा, तो धीरे धीरे जो दीवार उसने बनाई है वह भी धीरे धीरे गिर जाएंगे, ढह जाएंगी। तो इससे क्या होगा, एक प्रकार की इनविजिबिलिटी पैदा होगी और उस देश का जो विकास है वह अवरुद्ध होगा, क्योंकि जो यदि उसने घर बनाया है उस घर पर वह लोन भी नहीं ले सकता है, अब वह उस घर को किराए पर भी नहीं दे सकता है, क्योंकि यदि मतलब जो उसके द्वारा जो मतलब वहां पर जो उसकी इनकम कम है ना, तो इसलिए इसके द्वारा कहा गया है, सबसे पहले जो रोशनी डोडान है उन्होंने प्रोडक्शन की एलिजिबिलिटीज की बात की है। तो प्रोडक्शन के माध्यम से उन्होंने बताना का प्रयास किया है कि मान के चलिए कोई अल्पविकसित देश है, तो अल्पविकसित देशों में हमें आवश्यकता होती, सरकार को आवश्यकता होती है कि सभी क्षेत्रों में प्रोडक्शन किया जाए। यानी ऐसा नहीं है कि केवल कपड़े की फैक्ट्री लगा दिया जाए, यानी कि मान के चलिए कपड़े की फैक्ट्री लगा दी जाए, केवल शूज की फैक्ट्री लगा दी जाए, केवल गाड़ी की फैक्ट्री, मोटर बाइक साइकिल की व्हीकल की फैक्ट्री लगा दी जाए, बल्कि सब क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। उन्होंने इसको समझाने के लिए एक उदाहरण का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि शू, यदि मान चलिए एक शू की फैक्ट्री, शू यानी जूते, जूता बनाने की फैक्ट्री है, तो जूता बनाने के जो लेस होते हैं, तो जो लेस होते हैं तो लेस भी उसी देश से बनने चाहिए। तो मान के चलिए यदि लेस बनाने में यदि कम खर्चा आता है, यदि लेस बनाने में कीमत कम हो जाती है, तो क्या होगा, लेस बनाने में यदि कीमत कम हो जाएगी तो जो शू फैक्ट्री वाले जो लोग रहेंगे, तो शू फैक्ट्री का मालिक रहेगा उस लेस को और अधिक उसकी डिमांड करेगा, तो इस प्रकार से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से प्रोडक्शन के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में जो एक लमसम तरीके से, एक होलसेल तरीके से, एक बड़े तरीके से, एक मैसिव इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, एक बिग इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, ताकि वह देश आगे बढ़ सके। क्योंकि जो उस देश में यदि आप मान लीजिए छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर भी दें तो वहां की इतनी बड़ी जनसंख्या होगी, तो जैसे भारत है, तो भारत देश में यदि आप केवल महाराष्ट्र राज्य में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए तो इसका प्रभाव संपूर्ण देश पर नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण देश में और एक बड़े तरीके से इन्वेस्टमेंट करना होगा आपको, तभी उस देश का विकास हो सकता है, तभी वह देश आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से जो प्रोडक्शन के माध्यम से उन्होंने एसओसी की बात की है, आधारभूत संरचना के विकास करने की बात की है, जो जो बेसिक सुविधा है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विकसित करने की बात की है। तभी जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा, जब वहां पर जो आधारभूत सुविधाएं होंगी अब अच्छी होंगी, तभी वह बाहरी इन्वेस्टर है, जो फॉरेन का व्यक्ति आएगा वहां पर फैक्ट्री लगाएगा और वहां के लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। ताकि क्योंकि इस प्रकार से जो जो इन्होंने कहा है कि जो यहाँ की जो आधारभूत सुविधा है, जो वहाँ की जो बेसिक फैसिलिटीज है, उनको विकसित करने की आवश्यकता है, वह केवल सरकार के माध्यम से ही की जा सकती है। क्योंकि
इनके द्वारा दूसरी इंडिविजुअलिटीज की बात की गई है, तो उन्होंने डिमांड डिमांड की इंडिविजुअलिटीज की बात की है। तो डिमांड की इंडिविजुअलिटीज के माध्यम से उन्होंने कहा है कि इन वहाँ के लोग होते हैं तो उनकी इनकम बहुत कम होती है, और इनकम कम होती है तो वह चूंकि जब इनकम ही कम होगी तो वह अपनी केवल जो बेसिक आवश्यकता है, जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, उसको ही पूरा कर सकते हैं। अपनी जो उनकी लाइफ है उसको लग्जरियस करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में जो उनकी आय है वह उस आय का अभाव है, आय बहुत ही उनकी कम है। तो इस प्रकार से जो यदि मान के चलिए, यदि आप मान के चलिए प्रोडक्शन के माध्यम से प्रोडक्शन की फैक्ट्री लगा दी, फर्मों की स्थापना कर देंगे, बहुत बड़ी संख्या प्रोडक्शन की आधारभूत इकाइयों का, यूनिट्स का लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, जो पॉवर्टी का जो विशियस सर्कल है वह उसको उससे निजात मिलने का उस वहां पर आसार पैदा होंगे। ताकि क्योंकि मतलब एक प्रोडक्शन की यूनिट लगने से हजारों लोगों को उस देश के रोजगार मिल सकता है, और वह अभी तक जिन अनप्रोडक्टिव क्षेत्रों में लगे हैं, जिन अन उत्पादक कार्यों में लगे हुए हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, चाहे जंगलों पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाहे वह अपना कृषि पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जहां पर कोई व्यक्ति सरवाइव तो कर सकता है, अपनी आजीविका को चला सकता है, परंतु सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता है, परंतु एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल है वह अपना उपयोग नहीं कर सकता, उसको आगे नहीं बढ़ा सकता है, उसको वह अपने एक जीवन को एक गरिमामयी तरीके से, एक अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पर डिमांड की इंडिविजुअलिटीज पाई जाती है। और डिमांड की इंडिविजुअलिटीज का तात्पर्य यही है कि जो वहां पर यदि मांग कम है तो मांग कम होगा, तो वहां पर जो इनकम कम होगी तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो वहां पर जो प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो इससे क्या होगा, इससे वहां पर इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, सेविंग कम होगा, तो इस प्रकार से जो चक्र है वह दुष्चक्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए जो यहाँ पर जो इन देशों में आवश्यकता है कि जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज है, एक्सटर्नल क्षेत्र है, उनका विस्तार किया जाए, सरकार को इस क्षेत्र में आगे आना होगा, सरकार को सहायता करनी होगी। और इसके अलावा उन्होंने तीसरी इंडिविजुअलिटीज की बात की है, उसमें सप्लाई के क्षेत्र को महत्व दिया है, सप्लाई ऑफ सेविंग, क्योंकि यदि किसी देश को तरक्की करनी है तो सेविंग यानी बचतों की आवश्यकता अधिक होगी, क्योंकि यदि बचत की जाएगी, यदि बचत नहीं होगी तो बचत ना होने से क्या होगा, बचत नहीं होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि अल्पविकसित देश है तो वहां पर बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है, वहां पर इस प्रकार की एलआईसी सुविधाओं का अभाव है जिनमें व्यक्ति बचत कर सके। ठीक, उसके अलावा फैक्ट्रियों का अभाव, उसके पास इनकम ही नहीं है तो बचत किस प्रकार से करेगा, बैंकिंग भी नहीं है, बैंकिंग सुविधाएं भी नहीं है, एलआईसी भी नहीं है, पोस्ट ऑफिस भी नहीं है उसके देश में, तो इस प्रकार से वो किस प्रकार से अपनी उसके पास में जो इनकम हुई है, बहुत ही कम इनकम हुई है, उसका बचत कर सके। तो इस सेविंग की आवश्यकता होती है। यदि आपको कुछ किसी प्रकार का, यदि आपको मतलब मान के चलिए जो इनकम है, आपकी जो इनकम प्राप्त हो रही है, यदि आप इनकम का उपयोग मतलब बचत करने के लिए नहीं करेंगे तो आगे चलकर आप अपना घर खरीद नहीं सकते, क्योंकि घर खरीदने के लिए 10 लाख मतलब 10 से 20 लाख रुपए की आवश्यकता है, और वह एक दिन में तो आ नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमको साल और साल तक उसको बचत करके एक प्रकार सेविंग करके रखने पड़ेंगे, और जब सेविंग करते करते जो पैसा रखे जाएंगे उसके पश्चात हम एक कैपिटल खरीदेंगे, पूंजी। तो जो उस व्यक्ति के द्वारा सेविंग प्रदान की गई है, जो सेविंग उसके द्वारा की गई है, यदि उसका इन्वेस्टमेंट किसी अच्छे तरीके से ट्रैक्टर खरीदने में या किसी मशीन खरीदने में होगा, ताकि वह अपना क्या कर पाए, उस पूंजी के माध्यम से, उस कैपिटल के माध्यम से, उस कैपिटल के माध्यम से और अधिक पूंजी कमा सके, और अधिक धन कमा सके, ताकि वह अपने जो मतलब सुविधाएं हैं, ताकि वह अपने जो जीवन है उसको विस्तार कर सके, उसमें जो उसमें सम्मान पूर्वक जीवन को गुजारा कर सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस थ्योरी की जो जिस प्रकार से सभी थ्योरी की, प्रत्येक थ्योरी की कुछ ना कुछ सीमितताएं होती है, कुछ लिमिटेशन होता है, कुछ ना कुछ संकुचन होता है, तो उसकी हम बात करते हैं, इसकी आलोचना के संदर्भ में हम बात करते हैं। तो जैसा कि इस थ्योरी में पहले कहा गया है कि बिग पुश, तो बिग पुश का तात्पर्य है कि बिग इन्वेस्टमेंट। तो यह थ्योरी जो कि अल्पविकसित देशों के संदर्भ में रोस्टीन रोडान के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो इस थ्योरी में जो बिग पुश की बात की गई है, यदि कोई देश गरीब है, कोई पिछड़ा हुआ देश है, तो उसके पास में यदि गरीब पैसों का अभाव रहेगा, उसके पास बचतों का अभाव रहेगा, उसके पास में धन का अभाव रहेगा,
तकनीक का अभाव रहेगा। तो इस प्रकार से वह बिग पुश नहीं कर सकता है। यदि वह बिग पुश कर रहा, मतलब बिग पुश एक साथ इतना अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास में बचतों का अभाव है। उसके पास में, सरकार के पास में, उस संस्था के पास में क्या होगा, जो वहाँ की जो गरीब देशों की सरकार रहेगी, उसके पास में भी सुविधाओं का अभाव रहेगा। इसलिए जो बिग पुश थ्योरी है, वह जो रोस्टी नूडान का जो आलोचक कहते हैं, ये इसका जो आधार है वह क्या है, वह गलत है, वह आतार्क है। क्योंकि जो अल्पविकसित देश है उसके पास में सुविधाओं का अभाव रहता है, उसके पास में धन का अभाव रहता है, उसके पास में बचतों का अभाव रहेगा। यदि उसके पास पैसे नहीं होंगे तो किस प्रकार से प्लान तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दे, किस प्रकार से एक साथ विभिन्न क्षेत्रों में वह पैसे को खर्च कर सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से इन्होंने पहली जो बात की थी, सरकार को लेकर इन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया था। तो दूसरी इन्होंने जो बात की थी, सरकार जो इतनी महत्वपूर्ण है, परंतु ऐसा वास्तविक रूप से कुछ आलोचकों का मानना है कि सरकार के पास में जो संसाधन है वह इतने सीमित मात्रा में होते हैं, इतने अल्प मात्रा में होते हैं कि वह उन संसाधनों का यदि संपूर्ण रूप से प्रयोग कर भी ले तो भी वह उस देश के जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको तरक्की की राह पर नहीं मतलब पहुंचा सकती, क्योंकि उस देश की जनसंख्या बहुत ही अधिक होती है। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में मान लें, यदि भारत की सरकार है, यदि भारत की सरकार के पास पैसा होता, सरकार के पास में इतनी अधिक संसाधन होते, तो सरकार उसका प्रयोग कर सकती थी। परंतु उसके पास में संसाधनों का इसलिए अभाव है क्योंकि वहां की जनसंख्या भी तो अधिक है, वहां पर जो लोग उसका उपयोग कर रहे हैं वह भी तो अधिक है ना। तो इसलिए इन देशों की जो सरकार है उनकी कुछ सीमितताएं हैं। ठीक, इसके अलावा जो इस थ्योरी में जो बात की गई थी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की, कि जो सरकार है, सरकार केवल मतलब केवल सरकार ही उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर के माध्यम से केवल बेसिक सुविधाओं में, मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा जैसी सुविधाएं हैं, और इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा है, तो अनुसंधान करके तो इन योजनाओं में सरकार पैसा खर्च कर सकती है और उस देश की तकनीक को समृद्ध करने में योगदान दे सकती है। परंतु यह बात सत्य है, परंतु इसके द्वारा, इस थ्योरी के द्वारा केवल एक्सटर्नल फैक्टर पर ध्यान देना, और मतलब कुछ विद्वान इसके संदर्भ में कहते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर की बजाय आप विदेशी व्यापार में अधिक ध्यान दे सकते थे, क्योंकि विदेशी व्यापार आज के जो वैश्विक व्यवस्था है, जो खुली अर्थव्यवस्था है, उसमें विकास के लिए बहुत ही बड़ा योगदान रखता है। क्योंकि जो इंटरनेशनल, यदि हम बात करें तो इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं, चाहे WHO संस्था हो, चाहे इसके अलावा हमारी जो विश्व बैंक हो, IMF हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, तो इसमें से कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जैसे IMF है, विश्व मुद्रा कोष है, तो इनके माध्यम से सरकार क्या कर सकती है, अपनी जो मतलब जो विकास के नाम पर, अपने विकास के लिए, देश की तरक्की करने के लिए लोन ले सकती है, उधार ले सकती है। तो इस प्रकार से जो रोस्टी नोडान की बिग पुश थ्योरी है, उस थ्योरी में जो सरकार है, सरकार को मतलब केवल एक्सटर्नल फैक्टर पर ही ध्यान देने का प्रयास किया गया है, एक्सटर्नल फैक्टर के माध्यम से ही तरक्की हो सकती है, ऐसा संदर्भित किया गया है। परंतु जो विदेशी व्यापार है उसको संकुचित अर्थ में उस पर उतना अधिक महत्व नहीं दिया गया है। इसके अलावा इस थ्योरी में एग्रीकल्चर सेक्टर को भी नकारा गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसकी इस थ्योरी में बात ही नहीं की गई, उसमें इसका मतलब जो इस थ्योरी में एग्रीकल्चर सेक्टर पर विशेष रूप से कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है। ठीक, इसके अलावा जो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो अल्पविकसित देश है, वहां की सरकार है, सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि वह एक प्रकार से बैलेंस ग्रोथ का सहारा ले सके, एक प्रकार से सभी जो उसके जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में एक साथ विकास कर सके। तो इसलिए अल्पविकसित देश है, अल्पविकसित देश की कुछ सीमाएं हैं, उसके पास में कुछ लिमिटेशन है। तो इसलिए उसके द्वारा कहा गया है कि जो निजी क्षेत्र है, निजी इन्वेस्टर है, उसको आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि निजी इन्वेस्टर के माध्यम से ही उस देश का विकास हो सकता है। जैसे भारत भी इस देश क्षेत्र में प्रयास कर रहा है, क्योंकि भारत के पास में भी बचतों का अभाव है, सेविंग्स का अभाव है, उसके पास में संसाधनों का अभाव है। इसलिए भारतीय सरकार के द्वारा संपूर्ण क्षेत्र में जो 100% FDI कर दी गई है, यानी जो फॉरेन मनी है, फॉरेन मनी के माध्यम से भारत जैसे जो अल्पविकसित देश है, जो विकासशील देश है, उसके विकास की बात कही गई है। क्योंकि यदि भारत को विकास करना है तो जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया तो होगा, परंतु बाहरी धन से होगा। जैसे अभी हमने राफेल के विमान खरीदे थे, तो राफेल के माध्यम से, जो राफेल में जो पैसा लगाया था,
परंतु उसमें जो इसमें मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट की बात कही गई है, यानी राफेल जो रूस की कंपनी बनाएगी, परंतु उस राफेल को बनाने का कार्य भारत में ही करना होगा। तो इस प्रकार से मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना वहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से इस जो थ्योरी बिग पुश थ्योरी है उसमें बहुत से क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर को शामिल नहीं किया गया है, निजी निवेशकों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, केवल एक्सटर्नल फैक्टर पर अधिक ध्यान दिया गया है। जो सरकार है सरकार पर अधिक ध्यान दिया गया है, यानी सरकार ही सब कुछ कर सकती है। परंतु सरकार की भी कुछ सीमितता है, सरकार की कुछ लिमिटेशन है। इसके द्वारा इसने जो इसका नाम है बिग पुश थ्योरी, तो बिग पुश थ्योरी के माध्यम से केवल जो मतलब रोस्टिन होना कहते हैं कि सरकार ही उस देश की तरक्की कर सकती है, सरकार उस देश के विकास में अपने जो संसाधन है उसका इस्तेमाल कर सकती है। परंतु जैसा कि हम भारत के संदर्भ में यदि हम देखते हैं कि भारत की सरकार है, तो भारत की सरकार के द्वारा हजारों योजनाओं को चलाने का प्रयास, कितनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, परंतु हम वास्तविक रूप में तो नहीं देखते कि व्यवहारिक रूप में कुछ तरक्की हुई है, कुछ योगदान हुआ है, कुछ विकास हुआ है, क्योंकि वहां की जो भारत की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार युक्त है। तो इस प्रकार से जो यहाँ की जो सरकारें रहती हैं, सरकारों में भी कुछ सीमितताएं पाई, सरकार में भ्रष्टाचार पाया जाता है, सरकार की जो 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 लेजीनेस पाई जाती है सरकार के अधिकारियों में, वह भी इसका प्रमुख कारण है। इसलिए आप कितना भी निवेश कर लीजिए, कितने भी पैसे लगा दीजिए, परंतु आपकी तरक्की नहीं हो पाएगी। जिस प्रकार से यदि आप मान के चलिए आप स्टूडेंट होंगे, तो स्टूडेंट लाइफ में देखते होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेपर आने के 1-2 दिन पहले ही पढ़ाई करना शुरू करते हैं और अच्छे नंबर ला लेते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा बहुत अधिक मेहनत की जाती है, बहुत अधिक परिश्रम किया जाता है और सालों सालों मतलब साल भर उस टारगेट को, उस परीक्षा को पास करने का प्रयास किया जाता है, परंतु अंत में हम देखते हैं कि जो उस व्यक्ति के द्वारा एक स्मार्ट तरीके से, एक क्लियर तरीके से, केवल स्मार्ट तरीके से 2-3 दिन ही मेहनत की गई है, वह व्यक्ति क्या कर लेता है, तरक्की कर लेता है, वो आगे बढ़ जाता है। परंतु इसलिए इस प्रकार से कहा गया है कि यहाँ पर इस थ्योरी में प्रमुख रूप से आउटपुट की बात की गई है, यानी आप इसमें कैपिटल पर तो विस्तार मतलब कहा गया है कि आप कैपिटल मतलब यदि आप 100 रुपए मतलब सरकार है, सरकार तो धन लगाएगी, परंतु सरकार के धन का आउटपुट क्या निकला है वह महत्वपूर्ण रहता है। तो इस थ्योरी के आलोचक कहते हैं कि सरकार कितना भी पैसा लगा दे, परंतु उसका यदि आउटपुट नहीं निकलेगा तो वह देश तरक्की नहीं कर सकता है। मान के चलिए भारत की सरकार कितनी अधिक योजनाएं नहीं चला रही है, कितनी अधिक योजनाओं पर पैसा खर्च नहीं कर रही है, परंतु जो आउटपुट है उसका आउटपुट बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की जो तकनीकें हैं उनका अभाव है, बचतों का अभाव है, यहाँ का जो देश है उस देश में जो इंटरप्रेन्योर है, तो इंटरप्रेन्योर भी नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के जो देश हैं उन देशों की तरक्की नहीं हो सकती है। तो इसके आलोचक को मतलब यह है मतलब जो रोस्टी नोडान की थ्योरी थी उसकी यह आलोचना के संदर्भ में हमने बात की। धन्यवाद।